Hello. Let's start with the average value, RMS value, peak factor and form factor of the साइनोसोडल वेव. ठीक है, अपन ने अभी साइनोसोडल वेव देखी थी. देखें जरा साइनोसोडल वेव. यही थी अपनी साइनोसोडल वेव. ठीक है, ये जो y एक्सिस है, ठीक है, ये अपना v या t हो सकता है, v और i हो सकता है, और ये जो अपना एक्सिस है ये अपना t हो सकता है. ठीक है, अपना जो ये कर्व है, ठीक है, ये x एक्सिस पर जितना फैलता है अपन बोलते हैं ये उस कर्व की क्या है, बेस लेंथ. क्या बोलेंगे इसको अपन, बेस लेंथ. जैसे ये 0 है, ये पाई होता है, ये 2 पाई है, तो इस कर्व की बेस लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई. तो इसका मतलब, ठीक है, इस कर्व की बेस लेंथ क्या होगी, 2 पाई. इसका मतलब यदि मुझे कोई बोले कि आप मुझे इसका बेस लेंथ बताओ, ठीक है, मैं पूरे साइकिल की, अपन तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो अपने को पूरे साइकिल का आ जाएगा. इसलिए मैंने क्या करा, एक साइकिल उठा रखी है बस. ठीक है, अदरवाइज ये क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स. ठीक, तो 0 से 2 पाई. तो किसी ने मुझे बोला कि मुझे आप अपनी वेव की बेस लेंथ बताओ. ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये कितना एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है, कितना टी एक्सिस पे फैला हुआ है, तो कितना फैला है, 2 पाई. और ये अपना, और इसको ही अपन क्या बोलते हैं, अपना टाइम पीरियड. ठीक है, इसको ही अपन अपना क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. अब देखो, इस इंस्टेंट पे कुछ अलग वैल्यू है, इस इंस्टेंट पे कुछ अलग वैल्यू v या i की. मैं i लेके चल लेती हूँ अभी. इस इंस्टेंट पे i की वैल्यू अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है. मुझे पता है π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है अपना साइन वेव, तो यहाँ पे i की वैल्यू अलग है लेकिन मैक्सिमम है. तो आप देखो हर इंस्टेंट पे अपने को क्या मिली है, i की अलग अलग वैल्यू मिल रही है. शायद इसे ही अपन ने क्या बोला था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोला था. ठीक है, ठीक है, अब वैसे ही अपने को यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मिल रही है. ठीक, अब अपन देखते हैं एवरेज वैल्यू क्या होती है. भाई कोई क्लास में बोलता है कि इस सब्जेक्ट का इतना एवरेज है, तो अपन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लास में जितने भी मार्क्स आए हैं बच्चों के उस सब्जेक्ट के अंदर, वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, ऐसे ही एवरेज निकालते हैं अपन किसी का भी. भाई ऐसे ही एवरेज निकालते हैं ना, सारे बच्चों के मार्क्स ऐड कर लो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एक एवरेज आ जाएगा कि भाई इतना एवरेज है इस क्लास के इस सब्जेक्ट में मार्क्स का, है ना. ऐसे ही अपन एवरेज निकालते हैं. वैसे ही अपन देखते हैं यहाँ पे कैसे एवरेज निकालते हैं. ठीक है, वैसे ही देखते हैं अपन यहाँ पे कैसे एवरेज निकालते हैं. इसमें भी क्या निकालेंगे, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर इस i की जो भी वैल्यूज है, हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज आएगी इसकी. ठीक है, क्योंकि ये क्या अल्टरनेटिंग वेव है. अपन ने देखा था जो अल्टरनेटिंग वे है वो क्या करती है, अपनी हर वैल्यू उसकी बदलती रहती है, बदलती रहती है. ठीक है, तो अपन इन सब वैल्यूज का क्या करेंगे, एक साइकिल के अंदर एवरेज ले लेंगे. उसको ही अपन क्या बोलेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू बोलेंगे. ठीक है, मैंने इसको वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, डेफिनेशन में भी लिखा है, वो देख लेते हैं. द एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर अ वन साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू. यही बताया मैंने आपको, यही समझ में आया अपने को, है ना, कि अपने को क्या करना है, इस साइकिल के अंदर जो अपनी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है ना, जो अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी. सबका अपन क्या कर लेंगे, सबका अपन एवरेज ले लेंगे, वही क्या होगा, अपना एवरेज वैल्यू होगा. ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ एवरेज वैल्यू क्या है, इस कर्व ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया होगा डिवाइडेड बाय इट्स बेस लेंथ. सही है, यही बोल सकते हैं अपन. तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा अपना बेस एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय बेस लेंथ ऑफ द कर्व. ये तो हो गई बाय द डेफिनेशन, जो अपने को समझ में आता है. भाई यही करना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, हर पॉइंट पे अलग अलग है. ठीक है, हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस जो वेव है इसका एरिया ले लूँ पूरा और डिवाइडेड बाय इसकी बेस लेंथ, एक्स एक्सिस पे कितना फैला हुआ है. ठीक है, ये तो अपनी हो गई टर्म्स में एवरेज वैल्यू. समझ में आई यहाँ तक. ठीक है, डेफिनेशन भी समझ में आई, आप आराम से इसको नोट कर ले. ठीक है, अपने को बहुत बार डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है. ठीक
ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं इसको, भाई अब एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व है, ऐसा कर्व है ये, तो चलो इसका तो मैं आपको जनरलाइज सिखा दूंगी, लेकिन कितने भी तरह के कर्व्स आ सकते हैं, तो अपने को तो एक ऐसा फॉर्मूला आना चाहिए, भले कर्व कैसा भी हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अपन एक क्या करते हैं, एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं, वो बड़ा आसान होता है, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। आप एक बार यदि उससे कंफर्टेबल हो गए ना इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से, तो आपको ये फॉर्मूला कभी मन ही नहीं करेगा लगाने का। ठीक है, कभी मन नहीं करेगा ये लगाने का, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अपन देख लेंगे। तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या है, आई एवरेज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t i dt। ठीक है, जहां आई अपनी क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, टी अपना क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, और ये टी क्या होगा, जहां अपना ग्राफ जितना फैला हुआ है, अपने को जितनी साइकिल के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे अपना ग्राफ कितना फैला हुआ है, 2 पाई तक, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई तक, और इसका बेस लेंथ कितना हो गया, कितना है, 2 पाई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, इसको एक और तरह से, भाई किसी ने मुझे ये जो एक्स एक्सिस है ये थीटा की फॉर्म में दे रखी हो, तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिखूंगी, आसान है, और 1/t 0 से t i d थीटा। ठीक है, क्लियर। अब इसको वी एवरेज के लिए भी लिख लेते हैं, सेम ही रहेगा, बस आई की जगह वी आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपन ने आई और वी दोनों के लिए लिख लिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को दिख तो बड़ा आसान सा रहा है, बस v और i की वैल्यूज पुट करनी है, t की और t की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये रखो, अभी अपन जब क्वेश्चंस करेंगे साइनसोइडल वेव्स के लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इन फॉर्मूले को अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, अभी तो बस आप ये फॉर्मूला मगअप कर लो, ध्यान में रख लो, लर्न कर लो। ठीक है, अब अपन चलते हैं आरएमएस वैल्यू क्या होती है। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, ये तो अपन पढ़ के आए फिजिक्स में, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा है ना, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा है, आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड, ये सब पढ़ा है। तो अपने को पता है आरएमएस मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर भी करेंगे, मीन भी करेंगे, रूट भी लेंगे, है ना, यही होता है, स्क्वायर भी करेंगे, रूट भी लेंगे, मीन भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बोलते हैं कि यहाँ पे जो अपन आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं ना, तो इन दिस सर्किट्स की बात करें तो अपन ऐसे बोलते हैं कि अपने को एसी की जो वैल्यू है, ये देखो, ये क्या करता है, एसी की वैल्यूज लेता है इन टर्म्स ऑफ डीसी, वो अपने को कैलकुलेट करके बता देता है। ठीक है, दूसरा इसका अच्छा फॉर्मूला क्या लिखा है, फॉर्मूला नहीं बोले अपन, फॉर्मूला भी बाद में देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बोला इसने, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर लेना है, फिर उसका मीन होगा, फिर उसके अंदर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट बनेगा बाहर, बिल्कुल। ठीक है, ये चीज अपने को समझ में आ गई। और अपन क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू क्या करता है, मेजर एसी इन टर्म्स ऑफ डीसी, डीसी के टर्म में एसी को मेजर करता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये काफी बार अपन से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो अपन इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, आई आरएमएस क्या होगा अपना, सबसे पहले क्या बोला है इसने, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखो, तो पहले मैं आई आरएमएस है तो आई की वैल्यू लिख लेती हूँ, आई की वैल्यू क्या होगी, आई dt। अब इसका क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका मीन लेते हैं, तो मीन मतलब क्या होता है, मीन अपन ऐसे छोटा छोटा देखें तो अपन मीन कैसे निकालते थे जब अपन मैथ्स में पढ़ते थे, पूरा सारी की सारी वैल्यूज का समीशन डिवाइडेड बाय वो, तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इसके यदि इसका मीन ले रहे हैं तो वही 0 से टाइम पीरियड रहेगा और यहाँ पे भी 1/t आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत इस वैल्यू में, बड़ी आसान से आ गई। वैसे ही अपन क्या करते हैं, वीआरएमएस लिख लेते हैं,
ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज याद रखना, ठीक है, अभी काम आएगा मैं जब आपको अभी साइनोसोडल वेव्स के बारे में बताऊंगी जब, ठीक है। ये तो था बेसिक, समझ में आया अपने को। आरएमएस वैल्यू भी निकालनी है आगे, एवरेज वैल्यू भी निकालने आगे, ठीक है। ये पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको बता दूंगी क्या होता है, क्योंकि पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर तो एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, मैक्सिमम वैल्यू इंसिडेंस वैल्यू अपन मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और आरएमएस वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये दोनों अपने को कैलकुलेट करने से पहले अपने को ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई अपने को अच्छे से, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं, अब अपन इन्हीं चीजों को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं साइनोसोडल वेव्स को, ठीक है। उसमें भी अपन सबसे पहले देख लेते हैं सिमेट्रिकल वेव्स कौन कौन सी होती है, जो सिमेट्रिकल वेव्स होती है वो कौन कौन सी होती है वो अपन देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द साइनोसोडल वेव, ठीक है। अब साइनोसोडल वेव को स्टार्ट करने से पहले अपन बोलते हैं साइनोसोडल वेव आती है सिमेट्रिकल वेव के अंडर में। क्यों? देखो मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि मैं तो सिंपल वर्ड्स में बात करना, सिंपल वर्ड्स में ही समझना पसंद करती हूँ, मेरे को वैसे ही समझ में आता है, ठीक है। तो फॉर मी सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि यदि मैं किसी भी वेव को बीच में से कट करूँ, ऐसे बीच में से कट करूं, ठीक है, तो वो एक दूसरे की जो वो इमेज कट होके जो इमेज बनी है वो दोनों एक दूसरे पे क्या कर जाए, ओवरलैप कर दे, तो मैं उसे क्या बोलूंगी, वो क्या है मेरे लिए सिमेट्रिकल वेव है। क्या साइन वेव करती है? आप देखो साइन वेव 2 पाई उसका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो अपने आप को रिपीट करती है, तो मैं 0 से 2 पाई और 2 पाई से 4 पाई को ओवरलैप करूंगी, तो क्या वो कहीं से भी दिखेंगी तो ओवरलैप हो जाएंगी एक दूसरे की इमेज, तो क्या अपनी साइनोसोडल वेव क्या हुई, सिमेट्रिकल वेव हुई। इसीलिए मैंने साइनोसोडल वेव को किसके अंदर डाला है, सिमेट्रिकल वेव के अंदर डाला है। क्लियर हुई ये बात कि साइनोसोडल वेव अपनी सिमेट्रिकल वेव के अंदर क्यों आई? क्योंकि भाई मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन वेव का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, 2 पाई के बाद वो अपने फंक्शन को रिपीट करती है, ठीक है। जितना चेंज उसको करना होता है अपनी वैल्यूज में, अपनी चीज़ों में, वो सब 0 से 2 पाई में ही करती है। तो ठीक है भाई, मैंने 2 पाई से साइन वेव को काट दिया, फिर वापस 2 पाई से 4 पाई में वापस 2 पाई टाइम पीरियड आ गया, फिर उसको भी काट दिया, दोनों को ओवरलैप करा दिया, तो क्या मुझे कहीं से भी कुछ दिखेगा नहीं, वो दोनों इमेजेस क्या होंगी, एक दूसरे के ओवरलैप हो गई। तो इसलिए साइनोसोडल वेव कैसी हुई, सिमेट्रिकल वेव हुई, इसलिए मैंने इसको इसके अंडर में डाल दिया, ठीक है। अब अपन साइनोसोडल वेव की एवरेज, आरएमएस, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले साइन वेव बनाती हूं मैं, ठीक है। ये अपना एक्सेस क्या हो गया, ओमेगा टी, ठीक है। ये मैं लिख लेती हूं पहले आई, भाई जो आई के लिए आएगा उसी को वी आई को वी से रिप्लेस कर देंगे, अभी अपन ने देखा था, ठीक है। ये 0, ये पाए और ये 2 पाए, ठीक है। ये वैसे ये इसकी रेडियन में है ना, एंगल में भी हो सकती है, तो मैं बोल सकती हूँ थीटा क्या है अपना, ओमेगा टी के बराबर, क्योंकि अपने को अभी अपने फॉर्मूला लिखा था आई डी थीटा इंटीग्रेशन का, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया, ये आई हो गया, ठीक है। हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी अपनी, आई एम मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, आई क्या होता है अपना, आई एम साइन थीटा, ठीक। ये चीज समझ में आई वेव के साथ, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मैं बात करती हूँ कंप्लीट साइकिल की। कंप्लीट मतलब 0 से 2 पाई साइकिल के लिए बात करती हूँ पहले। सबसे पहले फॉर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। चलो ठीक है, आई एवरेज निकालते हैं कंप्लीट साइकिल का। तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा था अपन ने, 1/t 0 से t आई डी थीटा, यही पढ़ा था। वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, आई एम साइन थीटा, इसको डी थीटा लिख लेते हैं। 0 से t 0 से t कहाँ है, अपन ने कंप्लीट साइकिल लिए, तो कंप्लीट साइकिल लिए तो वो कितनी है, 0 से 2 पाई, ये 2 पाई तक फैल रहा है, तो 0 से 2 पाई तक जा रहा है। और ये अपना t क्या है, बेस लेंथ कितनी है, कितना फैल रहा है, ये 2 पाई तक। कोई दिक्कत, आई एम कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई एम अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा,
कोई दिक्कत? ठीक है, ये तक हो गया अपना। अब अपन इसको ही आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अपना क्या बनेगा, आई एम अपॉन 2 पाई साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2 पाई। पुट करते हैं इसको तो ये आ जाएगा आई एम अपॉन 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस माइनस प्लस प्लस ऑफ कॉस 0। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू दिस कितना हो जाएगा 0। तो अपना आई एवरेज कितना आया फॉर अ कंप्लीट साइकिल, कितना आ गया अपना 0। ठीक है, अपना आई एवरेज क्या आ गया 0। आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से फटाफट निकाल लो cos 2 पाई क्या होता है और cos 0 क्या होता है। वैसे ये वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि प्लीज आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज एक बार वापस से रिकॉल करके आइए, अब काम आएगी ये सब चीजें। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अपने को क्या पता चला, साइनोसोडल वेव है और कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, तो आई एवरेज कितना आएगा 0। अब आई आर एम एस निकाल लेते हैं। चलो आई आर एम एस निकालते हैं अब। आई आर एम एस का फॉर्मूला सबसे पहले वही, इसका स्क्वायर आई स्क्वायर डी थीटा, फिर 0 से t 1/t, इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/t 0 से t आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही होगा। आई एम कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा आई एम स्क्वायर, अब उससे पहले अगेन 1/t कितना रहेगा 2 पाई, 2 पाई फैला हुआ है 1/2 पाई। इंटीग्रेशन कहां से, कंप्लीट साइकिल है तो 0 से 2 पाई, तो 0 से ये आ गया 2 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो इसको लिख लेते हैं। ये आएगा अंडर रूट में आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, इंटीग्रेशन में 0 से 2 पाई डी थीटा, ये रहेगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं अपन। ये हो जाएगा अपना आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहां पे, बड़ा आसान सा है ये तो। आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई 1 का क्या होगा थीटा, 0 से 2 पाई माइनस cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, 0 से 2 पाई। ठीक है, बहुत आसान हो गया अब तो ये। आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, बहुत आसान हो गया ना ये। ठीक है, हाँ जी। थीटा की वैल्यू क्या लिखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0 माइनस साइन 2 थीटा पे पहले क्या लिखेंगे साइन 4 पाई, साइन 2 थीटा है ना, तो 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई माइनस साइन 0, अपने को पता है साइन एन पाई, अपने को पता है साइन एन पाई क्या होता है 0 और साइन 0 क्या होता है 0, तो ये तो हो गई 0। ठीक है,
इतना सा ये टर्म बची तो ये अपनी क्या हो जाएगी, आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा आई आर एम एस, क्या आ गया अपने आई आर एम एस, आई एम बाय रूट 2। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो था कंप्लीट साइकिल के लिए। कंप्लीट साइकिल के लिए अपनी आई एवरेज क्या आई, 0, और अपनी आई आर एम एस क्या आई, आई एम बाय रूट 2। ठीक है, इसको कॉपी में ऊपर साइड में लिख लो। साइनोसॉइडल के लिए फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए ये आएगा। अब अपन करते हैं हाफ साइकिल के बाद। हाफ साइकिल मतलब 0 से पाई की बात करते हैं अब अपन। ठीक है, अपन बात कर रहे थे हाफ साइकिल की, है ना। फॉर हाफ साइकिल पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अपना एक्स एक्सिस क्या है, थीटा ओमेगा टी। ठीक, ये अपना वाई एक्सिस आई मान लेते हैं, फिर उसको वी के लिए भी कर लेंगे। ये 0, ये पाई, ये अपना इसका हो गया जितना ये फैला हुआ है एक्स एक्सिस में, ये अपना टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आई एम, और इस कर्व की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा। चलो अब इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं कि हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या आता है। फॉर्मूला वही 1/t 0 से t आई डी थीटा। ठीक है, 1/t कितना फैल रहा है ये, t तक, पाई तक, तो 1/पाई। हाफ साइकिल है तो कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से पाई तक, 0 से पाई। आई की वैल्यू कितनी है, आई एम साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, आई एम कॉमन है बाहर निकाल लें, सॉरी कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, तो आई एम अपॉन पाई, 0 से पाई कॉस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आई एम अपॉन पाई माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा आई एम अपॉन पाई माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस माइनस प्लस ऑफ कॉस 0। ठीक है, कॉस पाई क्या होता है, -1, माइनस का माइनस +1, तो ये +1 हो गया, कॉस 0 भी +1, तो ये कितना हो गया, +2। ठीक है, तो अपने ये दोनों मुझे क्या देंगे, 2 देंगे, तो ये आ जाएगा 2IM अपॉन पाई। ठीक है, ये मेरा क्या आया, आई एवरेज। ठीक है, सिमिलरली वी एवरेज भी यही होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, आई आरएमएस तो निकालते हैं, देखते हैं आई आरएमएस कितना आता है। पहले ये लिख लेते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर डी थीटा 0 से t, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपन इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई एम साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, हाफ साइकिल है तो 0 से पाई, और 1/t कितना कितना है अपना, 1/पाई, पाई तक फैला हुआ है ये। ठीक है, अब करते हैं अपन यहाँ पे 1/पाई, आई एम स्क्वायर कॉमन कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन पाई। ठीक, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब करते हैं वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा है
तो टू एंगल वाला फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन पाए 0 से पाए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है, इसको तो अभी अपन ने कैलकुलेट किया था। ये आ जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाए। ठीक है, 2 मैंने बाहर ले लिया ना, ये वाला 2 कॉमन है, बाहर ले लिया। हाँ, 1 का डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, थीटा। लिमिट लिख लेते हैं 0 से पाई। ठीक, माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 0 से पाई। कोई दिक्कत? अब अपने को पता है साइन एन थीटा क्या होता है, 0, साइन 0 भी क्या होता है, 0। ये टर्म गई। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना होगा, पाई माइनस 0। अपन यहाँ पे देख रहे थे साइन एन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये टर्म तो गई, ये 0 हो गई। अब अपने पास ये बचा थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब पाई माइनस 0, पाई रह जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो अपना क्या आ गया, आई आर एम एस आई एम बाय √2। ठीक है, तो अपना वी आर एम एस भी क्या आ जाएगा, वी एम अपॉन √2। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर हाफ साइकिल अपने पास एवरेज भी आ गई और आरएमएस वैल्यू भी आ गई। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई अपने पास। ठीक, अब अपन एक काम करते हैं, पीक फैक्टर और अब फॉर्म फैक्टर भी निकालना सीख लेते हैं। ये अपना वी आर एम एस भी आ गया। ठीक है, अब अपन फुल और हाफ साइकिल के लिए अपने पास एवरेज वैल्यू भी आ गई, आरएमएस वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं अपन। आई एवरेज कितना आया था, 0, और आई आर एम एस क्या आया था, आई एम अपॉन √2। ठीक है, और फॉर हाफ साइकिल आई एवरेज कितना है, अभी आया देखो यहाँ पे 2 आई एम अपॉन पाई, और अपना आई आर एम एस क्या है, आई एम बाय √2। मतलब आरएमएस की वैल्यू तो चाहे हाफ साइकिल हो चाहे फुल साइकिल हो, मतलब सेम ही आती है। यहाँ से अपने को ये पता चल गया सेम ही आएगी आरएमएस की वैल्यू, एवरेज वैल्यू बस अपनी बदल रही है। ठीक है, तो अब अपन निकाल लेते पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर्स। अब अपन ये कैलकुलेट कर लेते ये कितने आएंगे साइनोसोडल वेव के लिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। ठीक है, अब देखो मैंने कंप्लीट और हाफ साइकिल लिए आपको आई आर एम एस और वी एवरेज बता दिया, यही वी एवरेज और वी आर एम एस भी होगा, लिख देती हूँ। ठीक है, चलो अब निकालते हैं अपन पीक फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, और अपना फॉर्म फैक्टर होता है फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। पीक फैक्टर को अपन केपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो केपी की वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपनी, आई एम अपॉन आरएमएस वैल्यू कितनी है, आई एम बाय √2, किसी की भी ले लो, दोनों की वैल्यू सेम ही है, आई एम बाय √2। तो ये आ जाएगा √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, इसकी यूनिट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि दो क्वांटिटी
को अपन डिवाइड करते हैं, सेम क्वांटिटी की होती है तो ये वो क्या बन जाती है, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, तो कोई यूनिट नहीं होती इसकी। ठीक है, अब अपन निकालते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को डिनोट करते हैं KF से। किससे डिनोट करते हैं, KF से। तो लिखे RMS वैल्यू क्या होती है, Im/√2। भाई सामने यहाँ पे लिखी तो है मैंने, अपॉन एवरेज वैल्यू। इसका मतलब फुल साइकिल के लिए तो फॉर्म फैक्टर निकालेंगे नहीं, किसके लिए निकालेंगे, हाफ साइकिल के लिए। तो कितना हो जाएगा, 2Im/π, 2Im/π। ठीक है, तो ये हो जाएगा Im/√2 इंटू π/2Im। Im से Im कैंसिल, ये हो जाएगा π/2√2। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका अप्रॉक्स 1.11। ठीक है, तो आपकी साइनोसोडल वेव के लिए Kp की वैल्यू कितनी आई, 1.414। Kp पीक फैक्टर को अपन Kp से भी डिनोट करते हैं और फॉर्म फैक्टर को अपन Kf से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और Kf की वैल्यू कितनी आई, 1.11। ठीक है, तो ये आपको साइनोसोडल वेव के लिए लर्न रखना है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना प्रॉपर आना भी चाहिए, आपको ये वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल डायरेक्ट बोलता है आपसे कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू उतनी है, एवरेज वैल्यू उतनी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू उतनी है। ठीक है, RMS वैल्यू उतनी है, फाइंड द पीक फैक्टर एंड द फॉर्म फैक्टर। तो आप क्या पहले, यदि आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा तो क्या आप पहले पूरी डेरिवेशन करेंगे क्या, इसीलिए। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, आसान है। ठीक है, पीक फैक्टर का फॉर्मूला भी अपने को पता चल गया, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला भी पता चल गया। पीक है मतलब मैक्सिमम अपॉन RMS वैल्यू, और फॉर्म है तो RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब अपन करते हैं ट्रायंगुलर वेव की बात। ठीक है, एक सिमेट्रिकल वेव तो अपन ने पढ़ ली साइनोसोडल, इसके बारे में अपन सारा देख लिया, कंप्लीट साइकिल, हाफ साइकिल, Kp Kf की वैल्यू। अब अपन करते हैं ट्रायंगुलर वेव की। ठीक है, सिंस अपने को पता है ट्रायंगुलर वेव भी क्या है, एक तरह की सिमेट्रिकल वेव है। ठीक है, सिमेट्रिकल वेव है, ट्रायंगुलर वेव भी, तो उसे कट करेंगे तो वो अपनी इमेज को सुपर इम्पोज कर लेंगे, कोलैप कर लेंगे। ठीक है, अब यदि अपन बात करें, यदि अपन ट्रायंगुलर वेव की बात करें तो इसकी कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी आई एवरेज भी कितनी आएगी या वी एवरेज भी कितनी आएगी, 0। क्यों, फुल साइकिल है तो एवरेज वैल्यू तो हमेशा 0 ही आएगी। भाई फुल साइकिल मतलब जितना वो पॉजिटिव में फैला हुआ है, यदि अपन सिंपल बात करें तो एवरेज वैल्यू क्या है कि जितना वो पॉजिटिव में फैला हुआ है उतना ही नेगेटिव में फैला हुआ है कंप्लीट साइकिल के लिए। तो एवरेज वैल्यू तो हमेशा कंप्लीट साइकिल के लिए कैसी आएगी, 0। लेकिन फॉर द सिमेट्रिकल वेव, क्योंकि जितना पॉजिटिव में फैला है उतने ही कितने में फैला है, नेगेटिव में। ठीक है, तो अपने को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो एवरेज वैल्यू है फुल साइकिल के लिए, साइनोसोडल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, तीनों के लिए क्या आएगी, 0 है ना, तीनों के लिए 0 आएगी। अब अपने को क्या, और जो IRMS वैल्यू है वो चाहे फुल साइकिल हो चाहे वो हाफ साइकिल हो, तीनों के लिए क्या रहेगी, मतलब पूरे एक वेव के लिए क्या रहेगी, सेम। चाहे वो ट्रायंगुलर वेव फुल साइकिल हाफ साइकिल हो, चाहे वो स्क्वायर वेव फुल साइकिल हाफ साइकिल हो, या साइनोसोडल फुल साइकिल हाफ साइकिल हो, RMS वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे आपने साइन में देखा, साइन में कंप्लीट साइकिल का RMS क्या आएगा, Im/√2, और हाफ साइकिल में क्या आया, Im/√2। ठीक है, तो अपने को बेसिकली अब ट्रायंगुलर वेव के अंदर कैलकुलेशन बहुत कम हो गई, अपने को सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, RMS वैल्यू, क्योंकि आई एवरेज तो क्या आ गया, 0, RMS ही कैलकुलेट करना है अपने को। और RMS भी 2 बार कैलकुलेट नहीं करना, एक ही बार करना है, क्योंकि 2 बार कैलकुलेट करके अपन ने यहाँ पे देख लिया सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं ट्रायंगुलर वेव्स पे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड, दैट इज ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, तो पहले अपन एक काम करते हैं, ट्रायंगुलर वेव को बना के देखते हैं। ठीक है, ये अपनी ट्रायंगुलर वेव होती है, 0t 2t, ये अपना टाइम एक्सिस हो गया, t हो गया, इसको ओमेगा t बोल सकते हैं, इसको थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपना I हो गया, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब अपन यदि इसको देखिए, जितना यहाँ फैला है उतना ही नीचे फैला हुआ है, तो इसका एवरेज क्या आएगा फुल साइकिल का, 0 ही आएगा। ठीक है, अब ट्रायंगुलर वेव से सिमिलर एक और वेव आती है जो अपन से सब पूछते हैं। ठीक है, वो मैं बनाती हूं,
ये वेव, इसको बोलते हैं अपन सॉ टूथ वेव। ठीक है, ये एक तरह की ट्रायंगुलर वेव ही है जिसे अपन सॉ टूथ वेव बोलते हैं। इसका भी देखो कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी वैल्यू आएगी आई एवरेज की, 0। भाई ये हाफ साइकिल है, ये इसकी अदर हाफ साइकिल है, तो कितनी आएगी 0, क्योंकि ये सिमेट्री है। यदि मैं इसको कोलैप कर दूं तो कुछ भी नहीं दिखेगा, दोनों एक दूसरे पर कोलाइड हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है तो 0 हो जाएगा इसका आई एवरेज भी। तो ये अपनी क्या है, सॉ टूथ वेव है। ठीक है, अपन इसकी लोग कम बात करते, कंपेरेटिवली टू लोग अपन से इसकी बात करते सॉ टूथ वेव की, यहाँ अपने ये एसी सर्किट्स के अंदर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले निकालते हैं फॉर कंप्लीट साइकिल। फॉर कंप्लीट साइकिल ठीक है, फॉर कंप्लीट साइकिल अपनी आई एवरेज की वैल्यू तो कितनी आएगी 0, देख ही लिया अपन ने अभी। अब अपन निकालते हैं आई आर एम एस। ठीक है, जो आई आर एम एस है वो अपन ने अभी देखा था साइनसोइडल वेव में, जो फुल वेव के लिए होगा वही कितना है हाफ वेव के लिए, तो इसमें लिख देते हैं सेम एज हाफ वेव वैल्यू। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, हाफ वेव के लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर हाफ वेव। ठीक है, अब सबसे पहले आई एवरेज निकालते हैं। आई एवरेज कितना आएगा, आई एवरेज का वही फॉर्मूला है 1/T इंटीग्रेशन 0 से t i dt। अब अपना मेन मोटो क्या है इसके अंदर, इस आई की वैल्यू निकालना, इस बेसलाइन की वैल्यू निकालना और लिमिट्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सॉ टूथ वेव की। ठीक है, अब यहां पे देखें तो बेस लेंथ कितनी है, बेस लेंथ कितनी है अपनी, मैं इसकी बात करती हूँ, इसको वापस से बना लेते हैं अपन, इसको बोल देते हैं ये पाई, ये अपना हो गया 2 पाई। ठीक है, रेडियन की फॉर्म में लिख दी मैंने पाई 2 पाई, ताकि अपने पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाए। तो अपना अपन देखें तो अपने कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटीग्रेशन की, पाई, और अपनी बेस लेंथ कितनी है, कितना फैल रहा है ये हाफ साइकिल के लिए, पाई तक, तो अपना ये वाला पाई, ये वाला टी भी कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, ये बेस लेंथ कितनी है, पाई है, तो ये अपने पाई तक फैला दिया। और अपना ये इंटीग्रेशन में हाफ साइकिल है तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है, तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब अपने टी की वैल्यू तो ये आ गई, ये मैंने इसको बेस लेंथ बोल दिया, ये वाले टी का मतलब क्या है बेस लेंथ, और लिमिट मैंने आपको बताई दी। अब इस आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये कोई साइन वेव तो है नहीं, तो मैं बोल दूं, मैंने निकाल रखा है ना वो जनरेटिंग वोल्टेज से कि V = Vm sin ओमेगा टी, तो बड़ा आसान हो गया था। लेकिन अब ऐसी आएंगी तो अपने को इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे आसान इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन। मान लेते हो ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है जो पासिंग कहाँ से है, ओरिजिन से पास है। ठीक है, तो ओरिजिन से पास है तो OA इज अ लाइन, तो इक्वेशन यूज कर लेते हैं y = mx + c। c की वैल्यू 0 आएगी, c इंटरसेप्ट होता है, क्यों, क्योंकि ये कहां से पास है, ओरिजिन से। अब अपना मेन काम है अपने को स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होता है, यदि अपन इसको देखें तो स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप, ये ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, यही होता है स्लोप। स्लोप क्या बताता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, या y अपॉन x, तो y कितना है अपना, y कितना है i m अपॉन x कितना है पाई, तो अपने y की वैल्यू कितनी आ गई i m अपॉन पाई, और x क्या है अपना t इंटू टी। ये चीज समझ में आई सबको, ये यहाँ पुट कर देते हैं, तो अपना आ जाएगा ये 1 अपॉन, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा अपना 1 अपॉन पाए 0 से पाए im अपॉन पाए
इंटू टी डी टी। ठीक है, आई एम कॉन्स्टेंट है, बाहर ले ले, पाई कॉन्स्टेंट है, तो हो जाएगा आई एम अपॉन पाई स्क्वायर इंटू टी डी टी, और 0 से पाई। टी का इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा आई एम अपॉन पाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 है, 2 को बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 2, 0 से पाई। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा आई एम अपॉन 2 पाई स्क्वायर माइनस 0 इंटू पाई स्क्वायर, ये कैंसिल, तो अपना आई एवरेज कितना आ गया, आई एम अपॉन 2। ठीक है, और वही अपना वी एवरेज क्या आ जाएगा, वी एम अपॉन 2। ठीक है, अब अपन आई आर एम एस निकाल लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आई आर एम एस। अभी अपन ने आई एवरेज निकाल लिया था। ठीक है, वी एम बाई 2। अब अपन क्या करते हैं, आई आर एम एस निकाल लेते हैं। वही सबसे पहले एक काम करते हैं, आई आर एम एस का फॉर्मूला लिखते हैं। आई आर एम एस, टी तो अभी भी वही रहेगा जो अपनी बेस लेंथ होती है 1 अपॉन टी वाली। इसकी बेस लेंथ कितनी है, हाफ साइकिल है तो पाई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब अपन आई आर एम एस का फॉर्मूला लिखते हैं। इंटीग्रेशन, क्या आएगा इंटीग्रेशन में, आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, 0 से कितना साइकिल, कितने का निकाला है, हाफ साइकिल का, तो 0 से पाई 1 अपॉन बेस लेंथ मतलब पाई का अंडर रूट। क्या यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, y इक्वल टू एम एक्स से, लाइन के स्लोप से, ओरिजिन से पास है तो इंटरसेप्ट कितना, ओरिजिन से पास है तो c इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी, 0। फिर वही m क्या आ जाएगा, ये क्या होता है अपना स्लोप। स्लोप क्या होता है, y एक्सिस पे कितना है अपॉन x एक्सिस पे कितना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यदि 2 पॉइंट्स है तो, और सिंगल पॉइंट है तो y अपॉन x। तो इसका y कितना है, कितना फैला हुआ है ये y में, आई एम इसकी वैल्यू, और x में कितना फैला है, पाई। तो अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय x। x कौन सा है, t। ठीक है, x अपना x क्या है, t, तो ये क्या हो जाएगी, आई एम अपॉन पाई इंटू टी। यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, आई एम और पाई कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेते। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई इंटू आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, अंडर रूट तो अभी भी चलेगा, इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर डी टी। यस, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3। तो ये अपना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ही आई एम स्क्वायर अपॉन पाई क्यूब, ये हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अपर लिमिट क्या है, पाई, लोअर लिमिट क्या है, 0। अपर लिमिट अब इसमें डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, पाई क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट 0 अपॉन 3, तो 0 अपॉन 3 तो 0 हो गया। तो इसको लिख लेते हैं फिर, अंडर रूट आई एम स्क्वायर पाई क्यूब इंटू पाई क्यूब अपॉन 3। पाई क्यूब से पाई क्यूब कट गया, अंडर रूट से आई एम स्क्वायर बाहर आएगा तो आई एम, और 3 बाहर आएगा तो √3। ये आ गई अपनी आई आर एम एस की वैल्यू। जो अपनी आई आर एम एस की आई, इसकी वी आर एम एस भी निकाल लेते हैं। तो अपना वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी एम बाय √3, और हाफ साइकिल के लिए अपना वी एवरेज कितना आ गया था, वी एम बाय 2। ठीक है, ये चीज समझ में आई, आसान सा है ये। ठीक है, तो अब अपन ने 2 वैल्यूज तो निकाल ली, एवरेज भी निकाल ली और आरएमएस भी निकाल ली। अब अपने को क्या निकालनी है, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। तो अब अपन पीक और फॉर्म फैक्टर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर निकालने से पहले अपन अब जो भी अपन ने फुल वेव और हाफ वेव के लिए वैल्यू निकाली वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो फुल वेव के लिए
आई एवरेज कितना आया था 0, है ना, और आई आर एम एस कितना आया था, मैंने बोला था आई आर एम एस दोनों के लिए सेम रहेगा, फुल वेव और हाफ वेव के लिए कितना आया था आई एम अपॉन रूट 3, आई एम अपॉन रूट 3, यस, और हाफ वेव के लिए आई एम अपॉन रूट 3। अब हाफ वेव के लिए भी लिख लेते हैं, आई एवरेज कितना आया था आई एम बाय 2, आई एम बाय 2 आया था, और आई आर एम एस कितना आया था वही आई एम अपॉन रूट 3, यही वैल्यूज आई थी अपनी, ठीक है। अब अपन निकालते हैं फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। सबसे पहले पीक फैक्टर निकालते हैं, जिसको अपन केपी से भी डिनोट करते हैं ना। पीक फैक्टर की फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, यही था मैक्सिमम वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू। इस वेव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आई एम, तो आई एम आ जाएगा, और आरएमएस वैल्यू कितनी आई आई एम बाय रूट 3, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ठीक है, आसान है। फॉर्म फैक्टर अब अपन क्या निकाल लेते हैं, सॉरी आसान है, पीक फैक्टर केपी निकाला है ना अपन ने, अब अपन निकालते हैं फॉर्म फैक्टर दैट इज केएफ। अब अपन केएफ निकालते हैं फॉर्म फैक्टर, जिसको अपन फॉर्म फैक्टर को अपन केएफ से भी डिनोट करते हैं, और पीक फैक्टर को अपन केपी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। हाँ जी, कितना था आरएमएस वैल्यू आई एम अपॉन रूट 3, और अपना एवरेज वैल्यू कितना था, एवरेज वैल्यू कितना था अपना आई एम अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा आई एम अपॉन रूट 3 इंटू 2 अपॉन आई एम, है ना, आई एम से आई एम कटेगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, और ये सॉल्व आउट होके आएगा अप्रॉक्स 1.15। कोई दिक्कत, आसान है। अपन ने ट्रायंगुलर वेव के लिए तीनों चारों चीजें निकाल ली, एवरेज वैल्यू भी निकाली, आरएमएस वैल्यू भी निकाली, पीक भी निकाली, फॉर्म भी निकाल ली, ठीक है। अब अपन तीसरी टाइप ऑफ सिमेट्रिकल वेव पे जाते हैं, दैट इज स्क्वायर वेव। एक चीज तो मालूम है कि मुझे क्या करना है, मतलब मेरे को दो निकाल के एक चीज तो पता चल गई कि जो एवरेज वैल्यू है फुल साइकिल की वो कितनी आएगी 0, और जो आरएमएस वैल्यू है फुल साइकिल और हाफ साइकिल की क्या आएगी सेम। तो इन शॉर्ट अपने को कैलकुलेशन डायरेक्ट हाफ वेव की करनी है और फुल वेव की करनी है।